हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास कल हमने पढ़ा था टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर हमने क्यों यहाँ पे टिश्यू कल्चर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्रीडिंग के जो तरीके थे, जो ब्रीडिंग के हमने मेथड पढ़े थे प्लांट ब्रीडिंग के, वो क्या थे, वो स्लो थे। यानी वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्लो था, और जो सफिशिएंट एंड फास्ट, जो सफिशिएंट यानी कि जो जितना भी प्रोडक्शन हमें चाहिए था या फिर जिस अवधि में हमें चाहिए था वो अवधि क्या हो रही थी, लंबी हो रही थी। तो हमें ऐसी टेक्निक की आवश्यकता थी जिसमें क्या हो, जिसमें फास्ट ग्रो हो और हमें कम समय में अधिक पैदावार मिले। तो इसी जो ये जो एम था, इसी एम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक नया मेथड आया जिसे हमने क्या कहा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया, आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे। तो इमेज में हमने पढ़ा था कि हमने प्लांट का कोई भी एक पार्ट क्या कर दिया, कट कर दिया। कोई भी एक पार्ट था उसे प्लांट से अलग कर दिया। यहाँ पे आप लीफ देखेंगे, आपने क्या किया कि लीफ के एक छोटे से पार्ट को लिया। जब हमने छोटे से पार्ट को लिया तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने एक्स प्लांट कहा था, एक्स प्लांट। तो क्या हुआ, हमने अभी तक क्या किया, हमने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा भाग लिया जिसे हमने एक्सप्लांट कहा। अब एक्सप्लांट को हमने एक न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिया जिसमें कि बहुत सारे क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, यानी कि उसमें बहुत सारे। अब यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो मीडियम था इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे। यानी कि वो जो भी एसेंशियल जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या फिर एंजाइम्स होते हैं या फिर जो उनके पोषण के लिए, जो सेल्स के पोषण के लिए जो आवश्यक जो तत्व थे वो इस मीडियम में क्या थे, प्रेजेंट थे। तो हमने क्या किया, जो एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में यहाँ पे डाल दिया। जब ये जो एक्सप्लांट थे, ये जब न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में गए, न्यूट्रिशन मीडियम में गए, तो यहाँ पे क्या हुई, जो सेल्स थी वो डिवाइड होनी शुरू हो गई, यानी विभाजित होनी शुरू हो गई। कैसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके क्या हुआ, पूरे सेल का एक मास बन गया। मास यानी कि पूरे सेल के गुच्छे बन गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे आपने एक छोटा सा पीस लिया था, इस पीस से आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था, इसे कैलस कहते हैं, यानी मास ऑफ सेल। जो सेल का जो गुच्छा हमारे पास आया उसे हमने क्या कहा, कैलस का। अब हमने कैलस को क्या किया, कैलस यानी जो मास ऑफ सेल था, जो सेल के गुच्छे थे, उन्हें हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग पार्ट में हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। जब हमने उन्हें डिवाइड किया तो हमने उनमें दो चीजें मिलाई थी, दो हार्मोन मिलाए थे। एक को हमने पहले कहा था ऑक्सिन और दूसरे को कहा था हमने साइटोकाइनिन। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ऑक्सिन आया, और दूसरा हमने क्या डाला, साइटोकाइनिन डाला। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक्सप्लांट लिया। एक्सप्लांट में कुछ सेल्स थी, कुछ सेल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा सेल में डेवलप हो गई, जैसे हमने कैलस का। अब हमने कैलस के जो गुच्छा था उसे अलग अलग कर दिया, अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने उनमें दो जो हार्मोन थे वो ऐड किए। पहला तो ऑक्सिन था, दूसरा साइटोकाइनिन था। तो ऑक्सिन ने क्या किया, रूट का फॉर्मेशन किया, रूट का निर्माण किया, और जो साइटोकाइनिन था उसने शूट का निर्माण किया। यानी कि जो ऑक्सिन होगा उसने जड़ का निर्माण किया, और जो साइटोकाइनिन होगा उसने शूट, यानी कि जो आप तने के जो सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो जब यहाँ पे जब आपने दोनों ही यहाँ पे ऐड किए, तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ नए इंडिविजुअल, नए प्लांट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, और इस प्लांट की ग्रो फिर क्या हुई, एक पूरे डेवलप प्लांट में हो गई। तो ये जो प्लांट थे जो ग्रो हो रहे थे एक छोटी सी सेल से, इससे हमने क्या कहा, सोमा क्लोन कहा। इसे हमने क्या कहा, सोमा क्लोन्स कहा। और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इस पूरी प्रोसेस को हमने कहा था माइक्रो प्रोपेगेशन।
तो आपको टिश्यू कल्चर में क्या याद रखना है, आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं, कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लांट आएगा, कैलस आएगा, उसके बाद सोमा क्लोन्स आएंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन आएगा। आपको याद रखना है कि एक्सप्लांट क्या है। एक्सप्लांट पौधे का एक कोई भी भाग हो सकता है, जैसे कि आपने पत्ती ली, पत्ती का आपने छोटा सा जो पार्ट लिया वही क्या है, एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट वो है जिसका आप यूज किसके लिए कर रहे हो, आप नए जो प्लांट्स हैं उनको उगाने के लिए कर रहे हो, उनकी ग्रोथ के लिए कर रहे हो। तो प्लांट का को जो भी भाग आप टिश्यू कल्चर के लिए लेते हो उसे हमने एक्सप्लांट कहा था। फिर हमने क्या किया, एक्सप्लांट को एक न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिया जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट थे, बहुत सारे पोषक तत्व शामिल थे। उसमें क्या हुआ, जो छोटा सा जो पार्ट था उनकी सेल में क्या हुई, वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि हुई कि उसने मास ऑफ सेल बना दिया, उसने पूरे गुच्छे बना दिए सेल्स के। उन गुच्छों को हमने क्या कहा, उन बहुत सारी सेल्स को हमने क्या कहा, कैलस कहा। यहाँ पे आपके पास दूसरा वर्ड कैलस आया। उसके बाद आपने क्या किया, मीडियम में ऑक्सिन डाल दिया, साइटोकाइनिन डाल दिया। तो ऑक्सिन ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सिन ने यहाँ पे जो मास ऑफ सेल थे उन मास ऑफ सेल से रूट का निर्माण कर दिया, यानी कि सेल में से क्या हो रही है, जड़ें बन गई थी। जो साइटोकाइनिन था उसने क्या किया, शूट का निर्माण कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रूट और शूट का जब फॉर्मेशन हुआ तो जो सेल्स थी वो एक नए प्लांट में बदल गई थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी ग्रोथ हुई और एक पूरा एक प्लांट था। हमें एक पीस से, एक छोटे से भाग से हमें पूरा जो प्लांट था वो मिल गया। उसे हमने क्या कहा था, सोमा क्लोन्स कहा था। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्लांट ब्रीडिंग में और टिश्यू कल्चर में, कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, आपको जब आप मिक्सिंग करा रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स की तो कुछ पौधे आपको मिल रहे हैं F1 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही पौधा था, एक ही पौधे के छोटे से भाग से हमने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए, यानी हजारों प्लांट बन रहे हैं एक छोटे से भाग से। प्लस इसमें क्या हो रहा है कि कोई प्लांट है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, या फिर बहुत सारे उसमें क्या है, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी उसकी डिमांड है, और आप चाहते हो कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो एज इट इज रहे, यानी कि उसके गुणों में उसके जो गुण है उसमें मिक्सिंग ना हो, आपको प्योर वैसा ही प्लांट चाहिए जो कि आपके पास है। तो उसमें क्या होता है, आप टिश्यू कल्चर यूज करेंगे और टिश्यू कल्चर यूज करके आप उसी प्लांट के एक छोटे से भाग से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो बहुत कम अवधि में। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस पूरी प्रोसेस को हमने माइक्रो प्रोपेगेशन कहा। साथ ही हमारे पास एक नया वर्ड आएगा आपके पास, वो आया है टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी एक सेल, एक ऊतक की वह क्षमता जिससे वो एक पूरे पौधे का निर्माण कर सकता है, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस पत्ती की बात करें, इस लीफ की बात करें, इस लीफ के एक छोटे से भाग की बात करें, तो इसमें ये क्या है, ये टोटीपोटेंसी सेल है, यानी इसमें इतनी क्षमता है कि ये इतने छोटे से भाग से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो टोटीपोटेंसी क्या है, क्षमता है। क्या क्षमता है, एक सेल की वो क्षमता है, एक टिश्यू यानी कि ऊतक की वो क्षमता है जिससे वो पूरे एक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो जो आपको नए वर्ड मिल रहे हैं आपको वो वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पारिभाषिक शब्द हैं, यानी कि इनकी एक परिभाषा है। तो ये आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। तो आपने जब टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा तो आपने क्या कहा कि एज अ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विद अ डिमांड एंड प्रोवाइड अ सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप, यानी कि हमने क्या किया, कम अवधि में ज़्यादा पैदावार को प्राप्त करने के लिए टिश्यू कल्चर एक विधि थी, उसे डेवलप किया गया। What does tissue culture means? It was learned by a scientist during 1950 that whole plant could be regenerated from a explant, यानी कि पूरा एक जो प्लांट है वो एक्सप्लांट से क्या, एक्सप्लांट से उसकी वृद्धि हो सकती है। एक्सप्लांट यानी कि छोटे से भाग से एक पूरे प्लांट की वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लांट की आपको डेफिनेशन बताई गई कि एक्सप्लांट क्या है, एक्सप्लांट दैट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि वो छोटा सा पार्ट जिसे आपने टेस्ट ट्यूब या न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। This capacity to generate a whole plant from any cell explant is called totipotency, यानी कि टोटीपोटेंसी आपको क्या बताई जा रही है कि किसी छोटे से भाग से एक पूरे प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एक पूरे प्लांट का जो निर्माण हो रहा है, उस कैपेसिटी को हमने क्या कहा, टोटीपोटेंसी कहा। यानी कि यहाँ पे जो टोटीपोटेंसी है, जो क्षमता है,
वो किसके पास है? वो एक्सप्लांट के पास है, यानी एक्सप्लांट से पूरा जो पौधा है वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन अ हायर क्लासेस, यानी आप जानेंगे, अभी तक तो आपने क्या देखा, हमने एक्सप्लांट लिया, उसे न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, कैलस बने, कैलस से हमने ऑक्सिन साइटोकाइनिन डाला और सोमा क्लोन्स बन गए, यानी बहुत सारे प्लांट बन गए। तो जब आप हायर क्लासेस में जानेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार से कैलस बन रहे हैं, और आप इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आपने देखा इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acids and growth regulators like auxin and cytokinin। अब आपको बताया जा रहा है कि जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने, जिस न्यूट्रिशन मीडियम में आपने एक्सप्लांट को डाला था उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कार्बन सोर्स भी होने चाहिए, जैसे कि सुक्रोज का यहाँ पे नाम दिया गया है, और ये क्या कह रहा है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होने चाहिए, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हमने ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन कहा था। ऑक्सिन से क्या हो रही थी, ऑक्सिन से रूट बन रही थी, और साइटोकाइनिन से शूट यहाँ पे बन रहा था। तो आप देखेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज पॉसिबल टू अचीव अ प्रोपेगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी बहुत कम समय में क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन रहे हैं, बहुत सारे प्लांट का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। This method of producing thousands of plants through a tissue culture is called micropropagation। अब आपने क्या देखना है, माइक्रोप्रोपेगेशन क्या है, आपने एक्स प्लांट से, आपने क्या किया, आपने एक्स प्लांट से यहाँ पे सोमा क्लोन का जो निर्माण किया, उस पूरी प्रोसेस को आप कहेंगे माइक्रोप्रोपेगेशन। आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, माइक्रो वर्ड आ रहा है, मैक्रो वर्ड नहीं आ रहा है, माइक्रोप्रोपेगेशन। नेक्स्ट आपने देखा ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे जो सोमा क्लोन बने हैं वो जो उसका जो जनक जो प्लांट है, जो पेरेंट प्लांट है, उसी की बात ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही है। आपको क्या चाहिए था, आपको जो प्लांट चाहिए था वो एज इट इज चाहिए था, उसके जो जेनेटिक मेकअप में आपको कोई भी चेंज नहीं चाहिए था, क्योंकि आप उसमें जो भी कैरेक्टर थे वो आपको चाहिए थे, डिजायरेबल कैरेक्टर थे। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि जो नए जो प्लांट आपको प्राप्त हुए वो सेम कैसे होंगे, वो जनक प्लांट जैसे होंगे, यानी कि जो आपका जो पेरेंट प्लांट है उसी के जैसे होंगे। तो इसने क्या कहा, दे आर सोमा क्लोन्स। कौन सोमा क्लोन्स है, जो कि नए जो प्लांट यहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा, जो भी नए प्लांट आपको प्राप्त हुए हैं उसे हमने कहा सोमा क्लोन्स कहा। Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on a commercial scale using this method. Try to visit a tissue culture laboratory with your teachers to better understand and appreciate the process। यानी कि यहाँ पे इसने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन से जो प्लांट है जिन्हें टिश्यू कल्चर के द्वारा उगाया जाता है। आपको टोमेटो, बनाना और एप्पल का एग्जाम्पल दिया गया। तो टिश्यू कल्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डीप स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको कुछ मेन टर्म्स याद रखनी है, जो मैंने आपको एक्सप्लांट बताया, कैलस बताया, सोमा क्लोन्स बताया, माइक्रो प्रोपेगेशन बताया और टोटीपोटेंसी बताया। जब तक आपको इन वर्ड के मीनिंग पता नहीं होगी आप टिश्यू कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये तो हमने पढ़ा था, किसके बारे में, हमने पढ़ा था ये टिश्यू कल्चर के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है मेरिस्टेम कल्चर। अब मेरिस्टेम कल्चर क्या हुआ, सबसे पहले आप इमेज देखेंगे, इमेज में आपने एक प्लांट देखा। अब ये प्लांट क्या था कि इस प्लांट में कुछ वायरस रिलेटेड डिजीज लग गई थी, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वायरस लग गया, यहाँ पे डिजीज लग गई। पर ये जो डिजीज थी ये और पार्ट्स में लग रही थी, जैसे कि कहीं भी नीचे लग गई, पर ये जो वायरस था ये वायरस मेरिस्टेमेटिक रीजन में नहीं लगा। यानी कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपने नोट्स देखने हैं, वहाँ पे देखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो रेगुलरली ग्रो करते रहते हैं। 3 प्रकार के आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए हैं, एपिकैलरी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी। और आप क्या देखेंगे, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माने कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू थे, यानी इस वाले रीजन में मेरिस्टेम टिश्यू है।
तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, और बाकी जो और अदर रीजन थे वहाँ पे जो वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो जब हमें क्या करना है, हमें इस प्लांट को बचाना है और हमें क्या करना है, एक वायरस फ्री प्लांट हमें ऑब्टेन करना है। तो फिर हमने क्या किया, इस छोटे से पीस को कट करके उससे अलग करके यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसका टिश्यू कल्चर करा दिया। अब टिश्यू कल्चर कैसे कराया, जैसे कि आपने अभी प्रोसेस पढ़ी थी, सेम वही प्रोसेस आप अपनाएंगे कि आपने छोटा सा पीस लिया, उसे आपने एक्सप्लांट कहा, उसे आपने न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, सेल की ग्रोथ हुई, आपने उसे कैलस कहा, उसके बाद आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन उसमें डाला और आपको बहुत सारे सोमा क्लोन मिल गए। अब ये जो नए प्लांट बॉडी थी, इसमें क्या था, इसमें वायरस नहीं है, यानी कि जितने भी प्लांट आपको मिले कैसे मिले, वायरस फ्री आपको प्लांट मिले। कैसे, वायरस फ्री प्लांट। तो आपने क्या देखा, जो मेरिस्टेम कल्चर होता है, जो मेरिस्टेम कल्चर क्यों कराया जाता है, वायरस फ्री प्लांट को प्राप्त करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या देखा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है कि आपने क्या किया कि दो प्लांट सेल ली, दो प्लांट सेल, माना कि एक तो क्या था, एक टोमेटो था और एक क्या था, एक पोटैटो था। आपने दो सेल्स ली। अब ये जो सेल्स थी, ये सेल हैं, अब इन सेल में क्या थी, सेल वॉल भी प्रेजेंट होंगी। आपने क्या किया, इन दो सेल्स को यहाँ पे लिया। अब इन दो सेल्स से आपने सबसे पहले, ये क्या है, ये है सेल वॉल और ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने क्या किया, आपने सेल वॉल को भी यहाँ से रिमूव कर दिया और आपने क्या किया कि यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी आपने दोनों को ही रिमूव कर दिया। तो आपके पास जो सेल आई वो कैसी सेल आई, अब यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, प्रोटोप्लाज्म। अब इसे आपने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। दूसरा प्रोटोप्लाज्म भी ये है, माना कि ये क्या है, ये पोटैटो का है और ये किसका है, ये टोमेटो का है। आपने क्या किया, दोनों को ही रिमूव कर दिया और प्रोटोप्लाज्म, आपको नेक्ड प्रोटोप्लाज्म मिल गया। नेक्ड प्रोटोप्लाज्म मीन कि यहाँ पे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ना ही सेल वॉल की यहाँ पे क्या है, सेल वॉल की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोटोप्लाज्म थे, ये भी क्या था, ये भी 2n है और ये भी क्या है, ये भी 2n है, यानी दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है। अब इन दोनों की क्या हुई, मिक्सिंग आपने करा दी और आपको कैसी सेल प्राप्त हुई, आपको 4n सेल प्राप्त हुई। अब 4n सेल प्राप्त हुई, यानी कि इसमें टोमेटो की भी गुण है और इसमें पोटैटो की भी गुण है। तो यहाँ पे यही सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो रही है, एक नई वैरायटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो आपने नाम देखा होगा, इसका जो नाम होता है वो होता है पोमैटो। तो यहीं पे आप देखेंगे जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ेंगे, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड अ सिंगल सेल फ्रॉम अ प्लांट एंड आफ्टर digesting their cell wall have been able to isolate next protoplasm surrounded by a plasma membrane। यानी कि सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव किया, उसके बाद उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर कवरिंग थी। नेक्स्ट क्या हुआ, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम अ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। यानी क्यों इसे फ्यूज कराया गया, एक दूसरे से क्यों मिक्स कराया गया, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने के लिए। हाइब्रिड बोले तो इन्होंने क्या किया, टोमेटो और पोटैटो दोनों के गुणों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ये देखने के लिए कि आगे इससे क्या निकलता है। तो आपने क्या देखा, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब क्या हुआ, नए प्लांट का जर्मिनेशन हुआ। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ इसे हमने क्या कहा, सोमैटिक हाइब्रिड्स कहा। while the process is called somatic hybridization। अब इस मिक्सिंग की जो प्रोसेस थी इसे हमने क्या कहा, somatic hybridization कहा। Imagine a situation when a protoplast of a tomato is fused with a potato and then they are grown to form a new hybrid plant combining tomato and potato characteristics।
यहाँ पे क्या हुआ कि इमेजिन कीजिए कि टोमेटो और पोटैटो के प्लांट को यहाँ पे मिक्स कराया जा रहा है, यानी कि इनके प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और एक नया प्लांट हमें मिल रहा है। वेल दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ पोमैटो। अब इसका क्या नाम आपको बताया गया है, इसका नाम बताया गया पोमैटो, क्योंकि पोटैटो और जो टोमेटो का जो मिक्सचर है उसे हमने कहा था पोमैटो। Unfortunately, this plant did not have all desired combination of a characteristics for its commercial utilization। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो पोमैटो था उसमें सारे ही डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं थे जिसे कि हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। तो आपके पास क्या क्या आया, आपके पास आया सबसे पहले आपने पढ़ा टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि जो मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, नेक्स्ट आपने पढ़ा कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लास जो चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसके जो जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे, जिसमें जो लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो भी यहाँ पे जितनी भी आपने विधियाँ पढ़ी, आपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा, आपने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, तो सारे ही जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे जिसके तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपको कितना याद है, जो भी आपने पढ़ा है आपको कितना याद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है सिलेक्ट करेक्ट आंसर, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक कथन आपको दिया जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बफेलो। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आपको जो इंडियन बफेलो है, इंडियन बफेलो का आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, अपने ऑप्शंस को लिखेंगे और अपने ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन होगा उसे टिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और आप मेरे आंसर को अपने आंसर के साथ मैच करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ए, यानी कि बुबैलस। बुबैलस क्या है, जो बफेलो है उसका साइंटिफिक नेम है। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपसे पूछा गया है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय। अभी अभी हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो अब आप बताएंगे कि किसके द्वारा ये किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप नाम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो किससे रिलेटेड है। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आया है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सेकेंड है हैप्लॉइड एंथर, थर्ड है सेल कल्चर और लास्ट है टोटिपोटेंसी। तो अब आप देखेंगे कि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है उससे रिलेटेड वर्ड कौन सा यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपने टोटिपोटेंसी की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। टोटिपोटेंसी आपको क्या बताई गई थी कि कोई भी जो प्लांट का कोई भी जो पार्ट है, कोई जो सेल है, उसकी एक क्षमता जिसके द्वारा वो एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी छोटे से भाग से एक नए प्लांट का, एक पूरे प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस क्षमता को हमने टोटिपोटेंसी कहा था। सेल कल्चर में क्या आता है, सेल कल्चर में यानी सेल को कल्चर कराया जा रहा है, सेल को ग्रो कराया जा रहा है, सेल को उगाया जा रहा है। हैप्लॉइड एंथर जैसा कोई वर्ड, एंथर जैसा वर्ड हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा था। ये जो किस में आता है, ये जब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऑप्शन ए बचा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में अभी आपको क्या बताया था कि जो आपने 2 प्लांट सेल ली, 2 प्लांट सेल में यानी उसमें सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, अंदर क्या होगा, अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया। जब आपने दोनों को रिमूव कर दिया तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। दोनों सेल के आपने क्या किया, दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट को आपने मिक्स कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। तो यानी जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो किससे रिलेटेड है, वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है।
तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है, वो आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ अ पोल्ट्री, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म है उससे रिलेटेड डिजीज कौन सी है, आपको क्या करनी है, उसमें से चूज करनी है। तो आप अपने ऑप्शन को देखेंगे, उसे नोट करेंगे और अपने सही आंसर पे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है सी, यानी कि रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज कहाँ पे पाई जाती है? पोल्ट्री फार्म में पाई जाती है। आपको जब मैंने बताया था पोल्ट्री फार्म के बारे में पढ़ाया था, तो आपको जो पोल्ट्री फार्म में कुछ जो ब्रीड थी वो भी कराई गई थी और उनमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो भी कराई गई थी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, उसमें पूछा गया है द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज टर्म, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, कुछ केमिकल्स का यूज हो रहा है और कुछ रेडिएशन का यूज हो रहा है। यानी कि आप केमिकल्स और रेडिएशन का यूज हो रहा है और किसके लिए के लिए यूज हो रहा है कि जो जीन का जो सीक्वेंस है उसे चेंज करने के लिए ये यूज किए जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। आप देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकंड है ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म, सी है म्यूटेशन ब्रीडिंग और लास्ट है जीन थेरेपी। तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा था केमिकल्स और रेडिएशन का यूज हो रहा है जो जीन होते हैं उनके सीक्वेंस, उनकी नंबरिंग वो चेंज करने के लिए, उनके जो सीक्वेंस होता है वो चेंज करने के लिए यूज कराई जाती हैं। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था कि जो केमिकल्स और रेडिएशन का यूज कहाँ पे हो रहा है, उस प्रोसेस का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन लिखिए और अपने आंसर को टिक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो जब भी जो जीन का जो नंबर है, सीक्वेंस है, उसकी जो पोजीशन है जीन्स की वो चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का अर्थ ही है कि जो जीन की जो सीक्वेंस है, यानी कि जो जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहे हैं, उसकी सीक्वेंस में चेंज हो रहे हैं, उसके नंबर में जो चेंज हो रहा है उसे हमने म्यूटेशन कहा था। और म्यूटेशन को आपको बताया गया था कि 3 तरीके से म्यूटेशन कराई जा सकती है। एक तो क्या होती है जो फिजिकल जो प्रोसेस होती है जिसमें हमने क्या कहा था, रेडिएशन का यूज होता है। जो केमिकल जो प्रोसेस होती है उसमें केमिकल्स का यूज हो रहा था और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी थे जो कि म्यूटेशन को कॉज कर रहे थे, जिसमें आपने टोबैको का एग्जाम्पल देखा था कि टोबैको से क्या हो रही है, जीन में चेंजेस हो रहे हैं और जो कैंसर भी कॉज कर रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो म्यूटेशन होता है वो अलग अलग प्रकार से कैसे कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे जब म्यूटेशन हो रहा है तो हमने कहाँ पे उसका यूज किया, हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग पे इसका यूज किया। इसका जो एग्जाम्पल आपके पास आया था, आपके पास एक मूंग दाल का एग्जाम्पल आया था, यानी मूंग में क्या हो रहा था, कुछ आपको येलोइश पाउडर देखने को मिल रहा था। उसमें हमने क्या किया, फिर यूवी रेडिएशन डाली थी और यूवी रेडिएशन के थ्रू क्या हुआ था, उसके जीन में चेंजेस हुए थे और उसके कैरेक्टर में भी चेंजेस हुए थे, यानी वो उस डिजीज के लिए क्या हो गई थी, रेजिस्टेंट हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ। टोटिपोटेंसी क्या है, क्या कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए है सेल टू जनरेट होल प्लांट, यानी एक सेल है जिससे कि पूरा एक प्लांट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उत्पादित हो रहा है। बर्ड टू जनरेट होल प्लांट, एक बर्ड है जिससे पूरा प्लांट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एक सीड है, सीड यानी सीड टू जर्मिनेट, सीड है जो जर्मिनेट हो रहा है। सेल टू एनलार्ज इन साइज, यानी सेल क्या हो रही है, एक बड़े साइज में बढ़ रही है। तो इसमें से जो आपका जो आंसर होगा वो आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे कि टोटिपोटेंसी का एग्जैक्ट मीन्स क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ए, यानी सेल टू जनरेट होल प्लांट।
यहाँ पे जब हमने बात की थी, हमने टिश्यू कल्चर की बात की थी, तो हमने क्या किया था, हमने पार्ट ऑफ प्लांट लिया था, कोई प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया था और जिसे हमने एक्सप्लांट कहा था। उसकी कुछ सेल्स थी या फिर आप उसे टिश्यू कह सकते हो, कुछ सेल्स थे या कुछ टिश्यू थे जो हमने क्या किए थे, यूज़ किए थे। उसमें हमने बर्ड यूज़ नहीं किया था, हमने सीड यूज़ नहीं किया था। और सेल टू इनलार्ज इन साइज, यानी कि सेल साइज में नहीं बल्कि नंबर में इंक्रीज हो रहा था। यानी जब हमने क्या किया, जब हमने एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन मीडियम में डाला तो जो सेल थी वो गुच्छे के रूप में बढ़ गई थी, जिसे हमने कैलस कहा था। तो सेल क्या हो रही है यहाँ पे, सेल नंबर में बढ़ रही हैं, ना कि साइज में बढ़ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपके पास आया वो आया ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है एन एक्सप्लांट इज। अब आपको बताने कि एक्सप्लांट क्या होता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, आप उन ऑप्शंस को लिखेंगे और अपने आंसर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास ऑप्शन है, जो एक्सप्लांट है वो क्या है। तो ए जो ऑप्शन है वो है डेड प्लांट, बी जो ऑप्शन है पार्ट ऑफ द प्लांट, सी जो ऑप्शन है पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, और लास्ट है कि पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक जीन। तो जो पहला जो ऑप्शन है डेड प्लांट, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लांट कोई डेड प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अगर हम ऐसे कहें कि पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसका मतलब होगा कि हर एक जो पार्ट है उसका क्या है, वो एक्सप्लांट है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक पार्ट जो था वो एक्सप्लांट था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। अब ये हो सकता है कि वो पार्ट जिसे हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। और लास्ट है कि पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक जीन। ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी स्पेसिफिक जीन के बारे में बात की थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि पार्ट ऑफ द प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर। यानी टिश्यू कल्चर में जिस पार्ट का यूज हो रहा है उसे हमने क्या कहा, एक्सप्लांट कहा। और एक्सप्लांट में क्या होती है, टोटीपोटेंसी होती है, यानी वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो एक पूरे प्लांट को क्या करा सकता है, ग्रो करा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपसे पूछा गया है प्रोटोप्लास्ट इज, यानी कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो आपने फिर से अपने ऑप्शन लिखने हैं और अपने आंसर को यहाँ पे टिक करना है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया ए, यानी कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। हमने क्या किया था, उससे सेल वॉल रिमूव कर दी थी, जिसे हमने क्या कहा था, प्रोटोप्लास्ट कहा था। तो ये जो आंसर है आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश। मरीन फिश क्या होती है, मरीन यानी कि समुद्री, समुद्र यानी कि जो जब भी मरीन वर्ड आता है तो आप सॉल्ट से उसे इमेजिन करेंगे, यानी कि जो नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी में जो पाई जाने वाली फिशेस होती हैं उसे हमने क्या कहा था, मरीन फिश कहा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मरीन फिश है, उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है रोहू, सेकेंड है हिल्सा, थर्ड है कटला और लास्ट है कॉमन कार्प। तो आप अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है बी, यानी कि हिल्सा। हिल्सा क्या है, ये एक मरीन फिश है। तो ये आंसर है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो क्लास, हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी टॉपिक थे हमने उसे क्लोज कर लिए हैं। साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।